पहले जो संबंध लिया आपने रिक्त संबंध लिया, ए क्रॉस संबंध की परिभाषा थी ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है, ए से बी में संबंध होता है। अब सभी एक ही समुच्चय पर परिभाषित हैं, तत्समक संबंध भी एक ही समुच्चय पर परिभाषित था। अब अपन लेते हैं सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ऐसे भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यानी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। तत्समक में क्या है, स्वयं से और सिर्फ स्वयं से। अब लिखा है आपने सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध में क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। स्वयं से होना चाहिए और किसी से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब तत्समक संबंध की बात कर रहे थे तब वहाँ था कि प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक बार दोबारा लिख लेते हैं परिभाषा आप। सुतुल्य संबंध समुच्चय ए पर एक संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसको सिंबल्स में कहें, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। दूसरे शब्दों में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तब ये संबंध क्या कहलाता है, सुतुल्य संबंध कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ए बराबर एक समुच्चय दे दिया, इसमें अवयव हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी और इस पर संबंध अपन को सुतुल्य संबंध लिखने, तो सबसे पहले लिखते हैं आप ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा डी। तो ये सुतुल्य संबंध हो गया। यहाँ प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है, साथ साथ एक ऑर्डर पेयर दे रखा है सी डी, यानी कि सी डी से भी संबंधित है। तो ये कैसा हो गया, सुतुल्य संबंध हो गया। सुतुल्य संबंध में क्या बताया, जिस समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। गलत बोल दिया। तत्समक संबंध में स्वयं से और सिर्फ स्वयं से, और सुतुल्य संबंध में प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। सिर्फ स्वयं से वाली कंडीशन नहीं है, तत्समक संबंध में ये नहीं आता। अगर आप यहाँ तत्समक संबंध लिखना चाहें, आई ए क्या है, समुच्चय ए पर तत्समक संबंध, उसमें क्या आएगा, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा डी, ये तत्समक संबंध है। और वो सुतुल्य संबंध है। तत्समक संबंध सुतुल्य भी है। सुतुल्य संबंध का मतलब क्या है कि जिस समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। और तत्समक में स्वयं से संबंधित और सिर्फ स्वयं से संबंधित। अगर आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं तब डेफिनेशन आती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ए बी बी सी सी डी ए बी। ये क्या है, ये सुतुल्य संबंध हो गया। सुतुल्य संबंध जिस समुच्चय पर परिभाषित है उसका प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में तो क्या है, ए से ए में बनने वाले सभी संबंध आएंगे, वो सभी कृमित युग्म आएंगे। सभी कृमित आ गए तो उसमें ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी भी होगा। तो ये चारों क्या है, सुतुल्य संबंध हो गए। और अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखें आप, R4 बराबर 5, 5 में कौन सा कृमित युग्म है, 5 तो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी कि इसमें कोई भी कृमित युग्म नहीं है, कोई भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है। इसका मतलब ये सुतुल्य नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं।
माना ए एक तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय है। माना कैपिटल ए एक तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, तब संबंध आर ए से ए में परिभाषित कर दिया। और किस तरह से परिभाषित कर दिया? L1 related to L2 if and only if L1 parallel to L2। रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध दिया। क्या चेक करना है? ये सुतुल्य है या नहीं है। प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। आप कोई भी लाइन बना दें, हर रेखा अपने आप के समांतर है। L पैरेलल टू L, हर रेखा अपने आप के समांतर है तो अपने आप से संबंधित है। और जिस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो वो सुतुल्य होता है, वो संबंध सुतुल्य होता है। तो यहाँ पैरेलल होने का जो रेखाओं में समांतर होने का संबंध है वो सुतुल्य सुतुल्य संबंध हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिलेशन ऑफ पैरेललिज्म इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, फिर देखते हैं ये तत्समक है क्या? प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर है, दूसरी रेखा के भी तो समांतर है। एल रेखा एल डैश के भी समांतर है। सुतुल्य में क्या था? प्रत्येक रेखा अपने आप से संबंधित होना चाहिए। तत्समक में क्या था? प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए। इसमें कोई भी रेखा है समुच्चय में वो अपने आप के समांतर है, किसी दूसरी रेखा के भी समांतर हो सकती है, दूसरी रेखा के भी समांतर हो सकती है, तो इसका मतलब तत्समक नहीं है। तो अपन ये याद रखेंगे आप। ये संबंध कैसा है? सुतुल्य है। और तत्समक नहीं है। रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध सुतुल्य संबंध है, लेकिन ये तत्समक संबंध नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माना टी एक तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। तल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय। तब संबंध आर टी से टी में किस तरह से? डेल त्रिभुज 1 रिलेटेड टू त्रिभुज 1 रिलेटेड टू त्रिभुज 2 इफ एंड ओनली इफ, यदि एंड केवल यदि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है। तो समरूप होने वाला संबंध, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, तो इस त्रिभुजों के समुच्चय का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो गया। और प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित हो गया तो कैसा हो गया? ये भी सुतुल्य हो गया। और तत्समक की बात करें तब प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप है, दूसरे त्रिभुज के भी समरूप हो सकता है, दूसरे त्रिभुज के समरूप हो सकता है। इसका मतलब ये तत्समक नहीं हुआ। तो दोनों एग्जाम्पल कैसे रहे? सुतुल्य हैं लेकिन तत्समक नहीं है। दोबारा से, सुतुल्य संबंध क्या था? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। और तत्समक संबंध क्या है? किसी भी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। तो यहाँ देख रहे थे अपन, पहले रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध है। प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है, इसलिए सुतुल्य हो गया संबंध। लेकिन प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होने के साथ साथ दूसरी रेखा के समांतर भी हो सकती है, इसलिए तत्समक नहीं रहा। यही आर्गुमेंट त्रिभुजों के समुच्चय में,
प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, इसलिए सुतुल्य हो गया। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप तो है ही है, किसी और के समरूप भी हो सकता है, दूसरे त्रिभुज के भी समरूप हो सकता है, दूसरे त्रिभुज के समरूप हो सकता है, इसलिए तत्समक संबंध नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। संबंध फाई आर से आर में, आर क्या है यहाँ, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जहां x रिलेटेड टू बाई यदि और केवल यदि x इक्वल टू बाई। अब ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध हो गया। प्रत्येक संख्या अपने आप के बराबर होती है, प्रत्येक संख्या अपने आप के बराबर होती है, तो प्रत्येक संख्या इस संबंध से अपने से संबंधित है। प्रत्येक संख्या अपने से संबंधित है, इसका मतलब ये संबंध कैसा है, सुतुल्य संबंध हो गया। अब ये तत्समक है क्या, तत्समक में क्या होता है, प्रत्येक अवयव अपने आप से और सिर्फ अपने आप से संबंधित होना चाहिए। अब आप बताइए x x के बराबर होगा तो और किसी के बराबर भी है क्या? कोई भी वास्तविक संख्या सिर्फ स्वयं के ही बराबर हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2 4/2 के बराबर है, लेकिन 4/2 भी तो 2 ही है, 2 को दूसरी तरह से लिख दिया। इसका मतलब प्रत्येक संख्या स्वयं के और सिर्फ स्वयं के ही बराबर है। तो ये संबंध कैसा है, सुतुल्य हो गया, और सुतुल्य के साथ साथ तत्समक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव एज वेल एज आइडेंटिटी। तो दोबारा से हम पढ़ रहे थे सुतुल्य संबंध। सुतुल्य संबंध क्या है, किसी भी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव आर द्वारा स्वयं से संबंधित हो। और तत्समक संबंध में क्या था, तत्समक संबंध ये था, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। तो इस तरह से देख सकते हैं, रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध सुतुल्य संबंध है, तत्समक नहीं है। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध सुतुल्य संबंध है, तत्समक नहीं है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध सुतुल्य संबंध है, तत्समक भी है। अच्छा, फिर इसी आर्गुमेंट से दोबारा देख लेते हैं। जैसे आपने कहा फाई सुतुल्य संबंध नहीं है। क्यों सुतुल्य संबंध नहीं है? क्योंकि फाई में कोई भी अवयव है ही नहीं, हर अवयव का कृमित युग्म अपने साथ होना चाहिए। अच्छा, और अगर लंबवत होने का संबंध होता L1 रिलेटेड टू L2, यदि और केवल यदि L1 लंबवत L2, तो ये लंबवत होने का संबंध सुतुल्य है क्या? ये देखें, प्रत्येक रेखा अपने आप के लंबवत होती है क्या? नहीं होती। तो रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध सुतुल्य संबंध नहीं है। कई बार ऐसा लगता है सभी संबंध हो जाते हैं, तो सभी संबंध नहीं होते। बड़े होने का संबंध है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में देखा आपने, x रिलेटेड टू बाई यदि केवल यदि x ग्रेटर देन बाई, तो जो बड़े होने का संबंध है वो भी सुतुल्य नहीं है। सुतुल्य संबंध क्या था? किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। अब आगे बढ़ते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड टू बी implies बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। यानी ए के ऐसे अवयव जब ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि आर के द्वारा ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, यदि आर बराबर आर इनवर्स हो, आर इनवर्स में क्या होता है, हर अवयव का कृमित युग्म व्युत्क्रम भी होता है, उसका व्युत्क्रम आ जाता है। तो आर बराबर आर इनवर्स हो तब ये सम्मित संबंध होगा। दोनों तरह से कह सकते हैं। दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी से संबंधित होने पर बी भी ए से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में कह दें, यदि आर बराबर आर इनवर्स हो तो ये सम्मित संबंध होगा। दोबारा लिख लेते हैं परिभाषा को। समुच्चय ए पर एक संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि किन्हीं दो अवयवों ए और बी के लिए जब ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित हो।
और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं संबंध आर सम्मित होगा यदि और केवल यदि ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी रिलेटेड टू ए। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में संबंध आर सम्मित होगा यदि आर बराबर आर इनवर्स हो, आर बराबर आर इनवर्स, यानी कि आर बराबर आर इनवर्स होगा तो ये क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये संबंध लिखा समुच्च ए लिख दिया, ए बी सी डी 4 अवयव हैं, 4 अवयवों वाले समुच्च पर अपन सम्मित संबंध परिभाषित करते हैं। जैसे लिख दिया आपने ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, ये सम्मित संबंध है। देखें प्रत्येक त्रिभुज का व्युत्क्रम भी है, अगर ए बी है उसमें बी ए भी है, ए का व्युत्क्रम ए। और लिखते हैं ए सी डी, डी बी, बी डी, डी सी, बी डी बी, फिर लिखते हैं सी ए। अब आप इसमें देखें प्रत्येक क्रमित युग्म का व्युत्क्रम भी है। यहाँ पर ए सी है तो सी ए दे रखा है, सी डी दे रखा है, डी सी है, डी बी है, बी डी भी है। यानी यहाँ क्या है, यहाँ आर बराबर आर इनवर्स है। और यही तो परिभाषा थी, यदि आर बराबर आर इनवर्स हो तो संबंध कौन सा होता है, सम्मित संबंध होता है। एक आइडेंटिटी रिलेशन, ये भी सम्मित संबंध होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ आर बराबर आर इनवर्स है। अगेन यहाँ क्या दे रखा है, आर बराबर आर इनवर्स है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे तब भी यही आएगा। तो ये आपका जो तत्समक संबंध है वो भी कैसा हो गया, सम्मित संबंध हो गया। दोबारा से, किसी समुच्च पर परिभाषित संबंध आर तत्सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में, यदि आर बराबर आर इनवर्स हो तो ये संबंध क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में अगर ए बी होगा तो बी ए भी होगा, क्योंकि ए से ए में है। सभी क्रमित युग्मों में तो ए क्रॉस ए कैसा होगा, ये भी आपका सम्मित संबंध होगा। फिर आगे देखते हैं, अब फाई को डिस्कस करते हैं। फाई क्या है, रिक्त समुच्च। यदि ए बी होता तो बी ए होना चाहिए था, इसमें ए बी नहीं है तो बी ए भी देखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरह से क्या है, इसका इनवर्स देख लें, फाई का प्रतिलोम फाई, यानी आर बराबर आर इनवर्स हो तो संबंध कैसा होता है, सम्मित संबंध होता है। यहाँ फाई का प्रतिलोम फाई है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये भी सम्मित हो गया। सभी संबंध सम्मित हो गए, समान। अभी दूसरा देखते हैं, पहले आपने लिखे थे एग्जाम्पल, उन्हीं एग्जाम्पल को दोबारा से देखते हैं। रेखाओं के समुच्च में संबंध आर ए से ए में, वहाँ आपने दिया था अभी L1 रिलेटेड टू L2 यदि और केवल यदि L1 पैरेलल टू L2। यदि L1 रेखा L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी। यदि रेखा L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगी। इसका मतलब क्या है, समांतर होने का संबंध, ये लाइन L1 ये लाइन L2, L1 L2 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है, तो समांतर होने का संबंध कैसा हो गया, सम्मित हो गया। दूसरा देखते हैं, इसी में ए क्या है, रेखाओं का समुच्चय, L1 रिलेटेड टू L2 यदि और केवल यदि L1 परपेंडिकुलर टू L2। L1 L2 से संबंधित होगी जब L1 L2 के लंबवत है। अगर L1 L2 के लंबवत है, ये L1 ये L2, यदि L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत होगी। तो इसका मतलब लंबवत होने का संबंध भी कैसा हो गया, सम्मित हो गया। सम्मित संबंध क्या होता है, यदि ए बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होना चाहिए। यहाँ L1 L2 के लंबवत है, L2 तो L2 भी L1 के लंबवत है, इसका मतलब ये सम्मित हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ आपने लिया था संबंध R
टी समुच्चय में, टी क्या था, एक समतल में त्रिभुजों का समुच्चय था और क्या परिभाषित कर रखा था, एक त्रिभुज 1 दूसरे त्रिभुज से संबंधित होगा यदि और केवल यदि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है। अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है तो त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 के समरूप होगा। एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के भी समरूप होगा। इसका मतलब समरूप वाला संबंध कैसा है, ये भी सम्मित संबंध हो गया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध परिभाषित किया था फाई। किस तरह से, x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x बराबर y, x y से संबंधित है यदि और केवल यदि x y के बराबर हो। यदि x y के बराबर है तो y x के भी बराबर होगा। दोबारा से, यदि x y के बराबर है तो y x के भी बराबर होगा और y x के बराबर होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सम्मित हो गए। ये भी कैसा है, ये भी सम्मित संबंध हो गया। दोबारा से हम पढ़ रहे हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि एक अवयव स्मॉल ए दूसरे अवयव बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित हो, या कह सकते हैं आर बराबर आर इनवर्स हो तो संबंध सम्मित होता है। तो यहाँ देखें, अपन ने पहले रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध देखा। यदि L1 रेखा L2 से संबंधित है तो L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर है। इसका मतलब समांतर होने वाला संबंध कैसा हो गया, सम्मित हो गया। त्रिभुजों में समरूप होने वाला संबंध देखा, एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है तो दूसरा पहले के समरूप होगा। इसका मतलब समरूप होने वाला संबंध भी कैसा है, सम्मित संबंध हो गया। ये रेखाओं में लंबत होने वाला संबंध देखा, L1 दूसरे के लंबत है तो L2 पहले के लंबत है तो लंबत होने वाला संबंध भी कैसा है, सम्मित है। फिर संख्याओं में बराबर होने का संबंध देखा, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y के बराबर है तो y x के बराबर होगी, यानी बराबर होने वाला संबंध भी कैसा हो गया, आपका सम्मित हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल। संबंध R1 R से R पर वास्तविक रेखाओं के समुच्चय पर परिभाषित किया। x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x ग्रेटर देन y। अब यहाँ देखिए नया संबंध दे दिया R1। R1 में क्या लिखा है, अवयव x y से संबंधित होगी, संख्या x y से संबंधित होगी यदि x y से बड़ी है। यदि x y से बड़ी है तो y x से बड़ी होगी क्या, नहीं होगी। इसका मतलब ये वाला संबंध सम्मित नहीं है। ये संबंध कैसा है, सम्मित नहीं है। बड़े होने वाला संबंध, x y से बड़ा है तो y x से बड़ा कैसे होगा, y x से छोटा होगा। इसलिए बड़े होने वाला संबंध कैसा है, सम्मित नहीं है। और देखते हैं आगे। अब आप ये देखें, अब आप बताएंगे, जैसे ये समुच्चय दे दिया आपका B एक कॉलोनी में बच्चों का समुच्चय। एक कॉलोनी में बच्चों का समुच्चय, तब संबंध परिभाषित कर दिया आपने R B से B में x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x y का भाई है। अब ये भाई होने का संबंध हो गया, x y से संबंधित है यदि और केवल यदि x y का भाई है। x y का भाई है तो y x का भाई होगा या नहीं होगा, होगा। जैसे देखते हैं अपन, राम गीता का भाई है, इसलिए गीता राम का भाई है।
अगर राम गीता का भाई है तो गीता भी राम का भाई है क्या? नहीं है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भाई होने का संबंध अपन कह रहे थे सम्मित है, वो नहीं है। लेकिन गीता राम का भाई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई होने का जो संबंध है ये सम्मित नहीं है। तो बहुत केयरफुली आपको आंसर देना है। कोई समुच्चय ए है, समुच्चय ए पर संबंध आर दे रखा है, संबंध आर, दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि समुच्चय कैपिटल ए का अवयव स्मॉल ए स्मॉल बी से जुड़ा हुआ हो तो बी भी ए से जुड़ा होना चाहिए। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये हो जाएगा, जैसे भाई वाला संबंध था, एक्स भाई का भाई है तो अपन को लगता है भाई भी एक्स का भाई होगा, लेकिन भाई की अगर लड़की हो गई तब तो वो बहन होगी। तो यानी कि भाई होने का संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। तो केयरफुली आपको चेक करना है। अभी आपने संबंधों के प्रकार पढ़ रहे थे, पहले आपने सुतुल्य संबंध देखा। सुतुल्य संबंध में क्या था, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। फिर आपने दोबारा सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि ए एक अवयव स्मॉल ए दूसरे अवयव बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए, या आर बराबर आर इनवर्स होना चाहिए। फिर उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखे जो दोनों ही रिफ्लेक्सिव भी हैं और सिमेट्रिक भी हैं। रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध सुतुल्य भी था, सम्मित भी है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध सुतुल्य भी है, सम्मित भी है। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध सुतुल्य भी है, और त्रिभुजों के समुच्चय में, हाँ ठीक है, समरूप होने का संबंध सुतुल्य भी संबंध है और सम्मित भी संबंध है। रेखाओं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बड़े होने का संबंध सुतुल्य नहीं था क्योंकि हर अवयव अपने आप के से बड़ा नहीं होता। सम्मित भी नहीं था, अगर x बाई से बड़ा है तो बाई x से बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कुछ संबंध ऐसे हैं कि सुतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है। कुछ संबंध ऐसे भी हो सकते हैं सुतुल्य नहीं है, सम्मित हो जाए। ऐसा कौन सा संबंध देखा आपने इसमें, लंबत होने का संबंध। रेखाओं के समुच्चय में लंबत होने का संबंध, L1 रेखा L1 के लंबत नहीं होती कभी भी। इसका मतलब लंबत होने वाले संबंध से कोई भी रेखा स्वयं से संबंधित नहीं होती, इसलिए रेखाओं के समुच्चय में लंबत होने वाला संबंध सुतुल्य नहीं होता लेकिन सम्मित होता है। L1 रेखा L2 के लंबत है, L1 रेखा L2 के लंबत है तो L2 रेखा L1 के लंबत हो जाती है, यानी L1 L2 से संबंधित है तो L2 भी L1 से संबंधित होती है। इसलिए लंबत होने वाला संबंध कैसा है, सम्मित है लेकिन सुतुल्य नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा सुतुल्य संबंध और सम्मित संबंध। अब आगे चलते हैं अपन, अब आगे आते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि आर के द्वारा ए बी से संबंधित हो और ए बी से और बी सी से संबंधित होने पर ए सी से संबंधित हो। दोबारा से, यानी कि रिलेशन ट्रांसफर हो जाए, संक्रमित हो जाए। ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो तब ए सी से संबंधित होना चाहिए। रिलेशन ट्रांसफर होने के लिए ये दोनों कंडीशन जरूरी है। यदि ए बी से संबंधित हो और बी किसी से नहीं हो तो ए सी देखने की आवश्यकता नहीं है। पहले बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तब ए सी से संबंधित होगा। दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी से संबंधित और बी सी से संबंधित होने पर ए भी सी से संबंधित हो जाए। जैसे रेखाओं के समुच्चय में देखा आपने, L1 पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, ये लाइन L1 है, ये लाइन, एक लाइन L1 दे रखी है, दूसरी लाइन आपके पास L2 हो गई। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर हो जाएगा। यानी रेखाओं के समुच्चय में, समतलीय रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। बड़े होने का संबंध है, x y से बड़ा है और y z से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x भी z से बड़ा हो जाएगा। तो रिलेशन ट्रांसफर हो रहा है।
दोबारा से फिर परिभाषा पर आते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए अवयव बी से संबंधित और बी अवयव सी से संबंधित होने पर ए सी से संबंधित हो। ये परिभाषा लिख लेते हैं एक बार। देखें, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि किन्हीं तीन अवयवों ए बी सी के लिए जब भी ए बी से संबंधित हो और बी सी से संबंधित हो तब ए भी सी से संबंधित होगा। दोबारा लिख दिया, आर संक्रामक होगा यदि और केवल यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू सी। अभी अपन इसमें एग्जाम्पल देख रहे थे, लाइन वाला एग्जाम्पल ले लिया। एक रेखा L1 दूसरी रेखा L2 के समांतर है, L2 रेखा तीसरी रेखा L3 के समांतर है, इसका मतलब L1 L3 के समांतर होगी। तो रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने वाला संबंध कैसा हो गया? संक्रामक संबंध हो गया। एक दो न्यूमेरिकल वाले एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, संक्रामक, चलो एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं दोबारा से। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध, अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है और त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के समरूप है, तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज 1 त्रिभुज 3 के भी समरूप होगा। यानी कि त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध भी संक्रामक संबंध है। दोबारा से देखें, त्रिभुजों का समुच्चय कोई टी, उसमें 3 त्रिभुज लिए आपने, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 से संबंधित है और त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 से संबंधित है। कैसे संबंधित है? यानी कि समरूप है। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है, त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 के समरूप है, तो त्रिभुज 1 भी त्रिभुज 3 के समरूप होगा। यानी कि त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने वाला जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। दोबारा से संक्रामक संबंध क्या बताया? कोई भी समुच्चय कैपिटल ए है, उस पर एक संबंध आर परिभाषित है और उसका अवयव ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो समरूप होगा और ऐसा नहीं है तो वो संक्रामक होगा और ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। देखें, एग्जाम्पल लिखते हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध अब मैं संबंध लिख रहा हूं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से संबंध आपके संक्रामक हैं और कौन से संक्रामक नहीं हैं। R1 A, B, B, C, C। सेकेंड R2 A, B, R3 A, B, B, C, A, C। R4 A, B, B, A, R5 A, B, R6 5। अब आपको इसमें ये चेक करना है कौन कौन से संक्रामक हैं और कौन से संक्रामक नहीं हैं। समुच्चय कौन सा दे दिया? पहले ए बी सी समुच्चय दे दिया आपको। समुच्चय ए बी सी पर परिभाषित संबंध दे दिए। समुच्चय ए है, उसमें 3 अवयव दे रखे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और उस पर R1 से लेके R6 तक 6 संबंध लिख दिए आपको। 6 संबंध लिख दिए। अब आपको इसमें चेक करना है कि कौन से इसमें ये संक्रामक हैं और कौन से संक्रामक नहीं है। फिर दोबारा से रिवाइज कर दूं।
संक्रामक में क्या है, यदि ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तब ए सी से संबंधित होना चाहिए। और अगर ये कहीं फेल हो गया तो नहीं। अपन ऐसे ही अंदाजे से नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कहाँ फेल हो रहा है। फेल कब होगा, जब ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो, तब ये फेल होगा। तो आप देखते हैं, सबसे पहले वाले को देखते हैं, ए से संबंधित है। अब दूसरा है तो किसी से संबंधित नहीं है। इसी को आप इस तरह से देख सकते हैं, पहले वाले में देखें तो ए से संबंधित है, फिर ए से संबंधित है, तो फाइनली ए से संबंधित है। यानी ए 3 बार ले लिया आपने। ए से संबंधित है, ए से संबंधित है, फिर ए से संबंधित है, यानी रिलेशन ट्रांसफर हो रहा है। फेल नहीं हो रहा कहीं भी। फेल कब होता, ए बी से संबंधित हो, बी सी से हो और ए सी ना हो, तब ये फेल होता। तो पहले वाला क्या है, पहले वाला संक्रामक संबंध है। दूसरे वाले में देखें, ए से संबंधित है, फिर ए बी से संबंधित है, तो ये ए बी होना चाहिए, रिलेशन ट्रांसफर होना चाहिए। ए बी इसमें दे ही रखा है। ए से संबंधित है और ए बी से संबंधित है, यानी ए से ए और फिर ए से बी, तो ए से बी होना चाहिए था, ए बी इसमें दे रखा है। तो ये भी कैसा है, संक्रामक संबंध है। थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाला तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, ए सी से होना चाहिए, ए सी इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसमें ए सी लिखा है। अगर ए सी लिखा है, इसमें सी ए और लिख देते तो ए होना चाहिए था, लेकिन अभी ए देखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ए सी है, फिर सी से तो कोई शुरू ही नहीं हो रहा। तो यानी कि ये संक्रामक है। हाँ, दोबारा से थर्ड को देख रहे हैं, R3 को, ए बी और बी सी है, तो ए सी होना चाहिए था, ए सी इसमें है। तो तीसरा वाला भी कैसा है, ये भी संक्रामक, ये भी संक्रामक। अब R4 देखते हैं। R4 में ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, तो ए होना चाहिए, ए है, ए होना चाहिए, तो ए है इसमें। फिर भी ये संक्रामक नहीं है। तो आप चेक करेंगे संक्रामक क्यों नहीं है, मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। संक्रामक नहीं है, ध्यान रखना है आपको, ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है संक्रामक, दोबारा से डिस्कस करते हैं। ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। कहीं भी ये फेल हो गया तो वो संक्रामक नहीं होगा। ये फेल हो रहा है, कैसे फेल हो रहा है वो आप अपने आप डिस्कस करेंगे, अपने आप देखेंगे, फिर अगली क्लास में लेते हैं अपन। फिफ्थ आ गए, ए बी से संबंधित है। बी किससे, किसी से भी नहीं है, तो ए बी किसी से नहीं है। ए बी से संबंधित है और बी किसी से नहीं है, तो ए का संबंध किसी से नहीं है, तो ये संक्रामक है। कई बार अटपटा लग सकता है, लेकिन फिर आपको वही चेक करना है कि संक्रामक है। कहाँ फेल हो रहा है, फेल कब होगा, जब ए बी से संबंधित हो और बी सी से हो और ए सी से ना हो। अब यहाँ ए बी से संबंधित है और बी किससे संबंधित है, किसी से नहीं, तो ए भी किसी से नहीं है। ये भी आज आप डिस्कस करेंगे, फिर और अच्छी तरह अपन अगली क्लास में लेंगे इसको। R6 ये भी संक्रामक है। R6 में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए बी और बी सी होता तब ए सी देखते, ना तो इसमें ए बी है ना बी सी है, तो ए सी देखने की आवश्यकता ही नहीं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, फिर आप परिभाषा से देखेंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये देखेंगे कहाँ फेल हो रहा है। फेल कब होता, जब ए बी और बी ए दोनों लिखे होते लेकिन उसमें ए सी नहीं होता। R7 ए बी बी सी, अब इसमें ए सी नहीं है, ये फेल हो रहा है, तो ये संक्रामक नहीं है। ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, ए सी नहीं लिखा, तो ये संक्रामक नहीं है, बिल्कुल साफ साफ है। थर्ड, ए बी है, बी सी है, ए सी है, ये भी है। यहाँ देख रहे हैं अपन, ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, तो ए होना चाहिए, ए दिखाई दे रहा है। फिर भी एक जगह ये फेल हो रहा है। कहाँ फेल हो रहा है वो आप अपने आप डिस्कस करेंगे। तो अभी जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसमें आप अपने आप चेक करेंगे कब ये संक्रामक हैं, मतलब जो मैंने लिख दिया है जैसे ये संक्रामक नहीं है और ये संक्रामक है, ये संक्रामक है। संक्रामक की परिभाषा आप देखेंगे कहाँ फेल हो रहे हैं और क्यों फेल नहीं हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से बाकी फिर अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। फिर अपन और एग्जाम्पल देखते हैं।
संबंध R1 R से R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x ग्रेटर देन y। बड़े होने का संबंध है। बड़े होने का संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है। x y से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z। आपने मान लिया कि x y से संबंधित है और y z से संबंधित है। अब अगर x z से संबंधित हो गया तब तो ये संक्रामक होगा, और नहीं हुआ तो नहीं होगा। x y से संबंधित है, इसका मतलब x y से बड़ा है। y z से संबंधित है, इसका मतलब y z से बड़ा है। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, इसका मतलब x z से बड़ा है। और x z से बड़ा है, इसका मतलब x z से संबंधित है। Therefore R1 संक्रामक है। R1 इज ट्रांसटिव। बड़े होने का संबंध, आपने जब भी आपको संक्रामक प्रूफ करना होगा क्या लेंगे? तीन अवयव लेंगे। जैसे ए बी सी, ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तो ए सी से संबंधित होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ये संक्रामक होगा, और ऐसा नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ ये क्या हो गया? बड़े होने वाला संबंध संक्रामक हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वहाँ आपने लिखा था बी बच्चों का समुच्चय, तो उसी में देख लेते हैं। संबंध आर संबंध आर लिया आपने कहाँ से? बी से बी में। किस तरह से लिया? x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x y का भाई है। अब फिर यहां मान लेते हैं, माना x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू z। x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z, इसका मतलब x y का भाई है। और y z का भाई है। x y का भाई है और y z का भाई है। x y का भाई है, y z का भाई है, y भी भाई है तो y इसका मतलब लड़का होगा। x y का भाई है तो x लड़का है, y z का भाई है तो y भी लड़का है। और अब वो z लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। x y का भाई है, y z का भाई है, तो इसका मतलब x z का भाई है। और x z का भाई है तो इसका मतलब x रिलेटेड टू z। और देयरफॉर r संक्रामक है। r इज ए ट्रांसटिव। r ट्रांसटिव है। तो संक्रामक होने में क्या देखना है आपको? यदि a b से संबंधित हो, b c से संबंधित हो, तो a c से संबंधित होना चाहिए। और ये प्रत्येक अवयव के लिए देखते हैं आप, कहीं भी ये फेल हो गया तो अपना गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ कि ये भाई होने का संबंध संक्रामक संबंध हो गया। इससे पहले आपने देखा बड़े होने का संबंध, ये भी संक्रामक संबंध हो गया। तो दोबारा से पहले आपने पढ़ा सतुल्य संबंध, फिर आपने पढ़ा सम्मित संबंध, फिर आपने पढ़ा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी से और बी सी से संबंधित होने पर ए भी सी से संबंधित हो, समुच्चय के सभी तीन अवयवों के लिए। फिर अपन आगे चलते हैं। अब आगे आता है प्रतिसम्मित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है? कोई भी समुच्चय ए है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होने पर ए बराबर बी हो। दोबारा से,
relation R defined on set A is said to be an antisymmetric relation if A related to B and B related to A implies A equal to B. A B से संबंधित हो और B A से संबंधित हो, A B और B A दोनों होने पर A बराबर B होने चाहिए। फिर वही संक्रामक की तरह बात कि पहले बेसिक कंडीशन पूरी हो, ए बी और बी ए दोनों हो, तब अपन क्या देखेंगे, ए बराबर बी देखेंगे। अगर ए बी है और बी ए नहीं है तो ए बराबर बी देखने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए अवयव बी से संबंधित हो और बी अवयव ए से संबंधित हो, तब ए बराबर बी हो। दोबारा लिख लेते हैं इसी को। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि किन्हीं दो अवयवों ए बी के लिए जब भी ए बी से और बी ए से संबंधित हो तब ए बराबर बी हो। दोबारा लिख सकते हैं, संबंध आर प्रतिसम्मित होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ई इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। और अगेन if AB belongs to R and BA belongs to R implies A equal to B, यानी A B से संबंधित हो और B A से संबंधित हो तो A बराबर B होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें आप इसमें, पहले तो उसी समुच्चय पर लिख सकते हैं आप। समुच्चय A में आपने 3 अवयव लिख दिए पर परिभाषित संबंध A, A, B, B, C, C, ये आपका कैसा है, प्रतिसम्मित संबंध है। क्या बताया था, A B से संबंधित हो और B A से संबंधित हो तब A बराबर B होना चाहिए। अगर ए बी है बी ए नहीं है तो ए बराबर बी देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखें ए है, 2 बार लिख सकते हैं, ए से संबंधित है, फिर ए से संबंधित है तो ए बराबर ए आ गया अपने पास। दूसरा देखते हैं, दोबारा से एक बार परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होने पर ए बराबर बी हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इस पे। संबंध आर एन से एन में परिभाषित किया। एन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और किस तरह से परिभाषित किया है आपने, ये x related to y if and only if x is a divisor of y, x y का भाजक है। x is a divisor of y। दोबारा से क्या संबंध लिखा, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि समुच्चय आर समुच्चय का अवयव ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित हो तब ए बराबर बी होना चाहिए। ए बी और बी ए दोनों होने पर ए बराबर बी हो, ये देखना है। तो आपने संबंध दिया, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध परिभाषित कर दिया आर एन से एन में, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई का भाजक है। अब आपको चेक करना है प्रतिसम्मित है या नहीं है। तो मान लेते हैं पहले आप, सपोज x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू x। आपने एज्यूम कर लिया कि x y से संबंधित है और y x से संबंधित है। इसका मतलब x y का भाजक है। x y का भाजक है और y x का भाजक है। एक्स वाई का भाजक है और वाई एक्स का भाजक है और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो ऐसा कब संभव है,
x का भाग y में जा रहा है, y का भाग x में जा रहा है, दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, दोनों धनात्मक हैं, तो ये तभी संभव है जब दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x के बाद x y के बराबर आ गया, तो देयरफॉर r प्रतिसम्मित है, r इज एंटी सिमेट्रिक। दोबारा से देख सकते हैं क्या था प्रतिसम्मित संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि स्मॉल ए बी से संबंधित हो और बी ए से संबंधित होने पर ए बराबर बी हो। तो आपने कौन सा संबंध लिखा? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध लिखा आपने आर। कैसे कि x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x इज ए डिवाइजर ऑफ y, x y का भाजक है। अब आपको देखना है कि प्रतिसम्मित है या नहीं है। तो प्रतिसम्मित के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो एज्यूम कर ली। आपने एज्यूम कर लिया कि x y से संबंधित है और y x से संबंधित है। x y से संबंधित है तो x y का भाजक है, और y x से संबंधित है तो y x का भाजक है। x y का भाजक है, y x का भाजक है। इसका मतलब ये तो तभी संभव है जब x और y बराबर हो। तो x बराबर y आ गया, इसका मतलब ये प्रतिसम्मित संबंध आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कौन सा होता है? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर सुतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तीनों हो। दोबारा से, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि ये सुतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो। तीनों होंगे तभी ये मतलब क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं परिभाषा एक बार। तुल्यता संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर सुतुल्य हो, रिफ्लेक्सिव हो। अगेन, relation defined on set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तो पहला क्या है? R सुतुल्य हो, R reflexive हो, it means A related to A for all A belongs to capital A। A के प्रत्येक अवयव A के लिए वो अपने आप से संबंधित होना चाहिए। A related to A for all small a belongs to capital A। का प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए तभी वो सुतुल्य होगा। फिर R सम्मित होना चाहिए, अर्थात A related to B implies B related to A for all A B belongs to A। अगर A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित होना चाहिए। और संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक यानी कि A B से संबंधित हो और B C से संबंधित हो तो A C से संबंधित होना चाहिए। A related to B और B related to C implies A related to C। और अगर ऐसा है तो भी आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। तो तुल्यता संबंध वाले फिर अपन एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप उसको देखते हैं। समुच्चय A पर लिखा आपने, माना समुच्चय A क्या है आपके पास? A, B, C। तब संबंध R A से A में, यहाँ क्या दे दिया आपने? R बराबर दे दिया R बराबर आ गया आपके पास A, B, C, तो ये कैसा हो गया अपने पास? और अगर इसको ऐसे लिख देंगे, A क्रॉस A कर दिया, तब भी ये क्या हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। अभी डिस्कस करते हैं। फिर R बराबर लिख दें आप A, B, C, B, A। तुल्यता संबंध क्या होता है? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। इक्विवेलेंस रिलेशन R defined on set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। तो आप देख सकते हैं
समुच्चय ए लिया आपने, इसमें 3 अवयव हैं ए बी सी, इस पर पहला पहला रिलेशन लिखा आपने ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। अभी आप डिस्कस कर चुके हैं, ये सुतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया। फिर आपने लिख दिया दूसरा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में तो सारे संभव एलिमेंट हैं, ए से ए में जितने भी कृमित बनते हैं सारे हैं, यानी कि वो ए बी बी सी सी होगा तो सुतुल्य हो गया। उसमें अगर ए बी है तो बी ए भी होगा तो सम्मित भी हो गया। ए बी और बी सी है तो ए सी भी होगा। उसमें जो भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं सारे हैं, तो ए क्रॉस ए तो क्या होगा, तुल्यता संबंध हो गया। फिर आपने लिखा है ये थर्ड ए बी बी सी सी, ए बी बी ए। तो पहले सुतुल्य की बात करते हैं। सुतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हर अवयव अपने आप से संबंधित होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं आप ए कोमा ए है, बी कोमा बी है, सी कोमा सी है, तो सुतुल्य हो गया। फिर सम्मित की बात करते हैं। सम्मित में क्या है, आर बराबर आर इनवर्स होना चाहिए। इसका प्रतिलोम लिखें, इनके प्रतिलोम तो तीनों के सेम हो गए, ए बी का प्रतिलोम बी ए और बी ए का प्रतिलोम ए बी, यानी कि आर बराबर आर इनवर्स भी है। हर कृमितियों का व्युत्क्रम भी दे रखा है, प्रतिलोम भी दे रखा है, तो ये आपका सम्मित भी हो गया। अब आती है संक्रामक की बात। संक्रामक में क्या है, रिलेशन ट्रांसफ़र होता है, ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित हो तो ए सी होना चाहिए। तो यहाँ देखें आपका ए से है, फिर ए बी से है, ए बी होना चाहिए, ए बी इसमें है, तो इन तीनों से तो कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं ए बी से संबंधित है और बी ए से संबंधित, तो ए होना चाहिए, तो ए कोमा ए इसमें है। और अगर इसको ऐसे देख लें, जब बी रिलेटेड टू ए और ए रिलेटेड टू बी है, बी ए से संबंधित है और ए बी से संबंधित है, तो बी कोमा बी होना चाहिए, बी कोमा बी भी है इसमें, यानी कहीं भी फेल नहीं हो रहा। संक्रामक में या उसमें अपन क्या देखते हैं कि कहीं भी ये फेल नहीं हो। संक्रामक में ऐसा देखते हैं, प्रतिसम्मित में भी ऐसा देखते हैं, सम्मित में भी ऐसा देखते हैं। सम्मित में देखते हैं ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, संक्रामक में देखते हैं ए बी और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, प्रतिसम्मित में देखते हैं ए बी और बी ए हो तो ए बराबर बी होना चाहिए। तो यहाँ कहीं भी ये फेल नहीं हो रहा, और कहीं फेल नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक संबंध हो गया। फिर और एग्जाम्पल देते हैं इसमें। अभी आपने देखा था रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध, रेखाओं के समुच्चय में, तो आगे लिखते हैं एग्जाम्पल। रेखाओं का समुच्चय बना रखा था ए, संबंध आर ए से ए में क्या क्या संबंध था, L1 रिलेटेड टू L2 यदि और केवल यदि L1 पैरेलल टू L2। तो आप जानते हैं अगर L1 L2 के पैरेलल है, हाँ ये संबंध कैसा है, सुतुल्य है, पहले डिस्कस कर चुके हैं आप। हर रेखा अपने आप के समांतर होती है। सम्मित भी है, L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के समांतर होगी। संक्रामक भी है, अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है तो L1 L3 के समांतर होगी। अपन डिस्कस कर चुके थे, तो ये तुल्यता संबंध हो गया। फिर ये दूसरा देखते हैं त्रिभुजों के समुच्चय में। त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने का संबंध, त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप होगा यदि और केवल यदि त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है। त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के समरूप है तो क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया, क्योंकि आप पहले देख चुके हैं ये सुतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, इसलिए कैसा हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध क्या होगा, x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x बराबर y। बराबर होने का संबंध, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध अभी आपने देखा था, सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो ये भी कैसा हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। तो इस तरह से ये तुल्यता संबंध की बात हुई। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तुल्यता संबंध क्या है, तुल्यता संबंध किसी भी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो ये आपने एग्जाम्पल देखे, पहले नंबर्स पे लिख के देखा,
फिर आपने ये समांतर होने वाला संबंध, त्रिभुजों के समुच्चय में समरूप होने वाला संबंध, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने का संबंध, ये आपके कैसे हो गए? तीनों सुतुल्य भी हैं, सम्मित भी हैं, संक्रामक भी हैं, इसलिए तुल्यता संबंध हो गए। इसके बाद फिर आगे चलते हैं आप। अब आता है आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होगा? कोई भी संबंध R समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R है यदि ये सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो। दोबारा से, सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो, तब ये आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। दोबारा से, समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि यह सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो। कौन सा संबंध देखा था अभी आपने? बराबर होने का संबंध। बराबर होने, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बराबर होने वाला संबंध कौन सा था? सुतुल्य है, सम्मित भी है, प्रतिसम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो आपको कौन सा चाहिए? सुतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। तो जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अभी अपन देख रहे थे संबंध R, कैसे? x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x बराबर y। ये कैसा संबंध है आपका? ये सुतुल्य भी है, प्रतिसम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो ये कैसा हो गया आपका? आंशिक क्रम संबंध हो गया। एक बार परिभाषा और लिख लेते हैं। आंशिक क्रम संबंध, समुच्चय A पर एक संबंध R आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि R सुतुल्य हो। सुतुल्य हो अर्थात A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। सम्मित हो, प्रतिसम्मित हो। संबंध R कैसा हो? प्रतिसम्मित हो अर्थात यदि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू इम्प्लाइज A बराबर B हो। संक्रामक हो, संक्रामक मीन्स A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C होने पर A रिलेटेड टू C हो। ये तीनों हो तब ये आंशिक क्रम संबंध कहलाता है। तो आंशिक क्रम संबंध के लिए एक एग्जाम्पल अभी आप देख रहे थे बराबर होने का संबंध, एक और देखते हैं। संबंध R n से n में किस तरह से है? x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x y का भाजक है। अब इसको क्रम से चेक करते हैं। x y का भाजक है यानी पहले ये सुतुल्य हो गया, रिफ्लेक्सिव, प्रत्येक संख्या सिंस x x का भाजक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने आप का भाजक होती है, इसका मतलब अपने आप से संबंधित है। प्रतिसम्मित अभी आपने देखा ही था, x y का भाजक है, y x का भाजक है, तो x बराबर y होगा, यानी कि ये प्रतिसम्मित भी हो गया, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। फिर संक्रामक, संक्रामक भी है। ट्रांसटिव, संक्रामक भी है। संक्रामक कैसे? x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z से संबंधित होना चाहिए। मान लिया x y से संबंधित है, इसका मतलब x y का भाजक है, और मान लिया y z से संबंधित है, इसका मतलब y z का भाजक है। x y का भाजक है, y z का भाजक है, तो x z का भी भाजक होगा। भाजक होने का संबंध, जैसे x y से संबंधित है और y z से संबंधित है, इसका मतलब क्या है? x y का भाजक है, x y का भाजक x y का भाजक और y z का भाजक। तो देयरफॉर
एक्स जेड का भी भाजक है। एक्स जेड का भाजक है, इसका मतलब एक्स जेड से संबंधित, यानी कि ये संक्रामक भी हो गया। तो दोबारा से प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में भाजक होने वाला संबंध सुतुल्य भी है, प्रतिसम्मित भी है और संक्रामक भी है। और तीनों हो तो कौन सा हो जाता है, फिर आंशिक क्रम संबंध हो जाता है। तो ये आंशिक क्रम संबंध की बात हो गई। अब अपन आते हैं पूर्ण क्रम संबंध पर। पूर्ण क्रम संबंध, टोटल ऑर्डर रिलेशन। पूर्ण क्रम संबंध क्या होगा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है यदि ए आंशिक क्रम संबंध हो, और आंशिक क्रम संबंध हो इसका मतलब सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो, संक्रामक हो, और ए के किन्हीं भी दो अवयवों ए और बी के लिए या तो ए बी से संबंधित होना चाहिए या बी ए से संबंधित होना चाहिए या ए बराबर बी होना चाहिए। दोबारा से पूर्ण क्रम संबंध पढ़ रहे हैं। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है। एक तो ये कैसा होना चाहिए, आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। आंशिक क्रम संबंध होने के साथ साथ किन्हीं भी दो अवयवों के लिए या तो ए बी से संबंधित हो या बी ए से संबंधित हो या ए बराबर बी हो। मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा अच्छी तरह जरा। पूर्ण क्रम संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेड टू बी ए टोटल ऑर्डर रिलेशन। आर पूर्ण क्रम संबंध होगा जबकि नंबर 1 आर आंशिक क्रम संबंध हो। आंशिक क्रम संबंध हो और आंशिक क्रम संबंध के लिए क्या है, आर सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो, और कैपिटल ए के किन्हीं दो अवयवों ए और बी के लिए या तो ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए या ए बराबर बी हो, या तो ए बी से संबंधित हो या बी ए से संबंधित हो या ए बराबर बी हो। अगर ये कंडीशन होंगी तब ये पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल, माना ए बराबर ले लिया आपने 5, 10, 20, तब संबंध आर से ए में क्या संबंध है, क्या परिभाषित किया अपन ने, जहाँ x रिलेटेड टू y यदि और केवल यदि x y का भाजक है। अब आपने परिभाषित कर दिया कि x y का भाजक है, x y का भाजक है। अब आप देखें क्या क्या चेक करना है, आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध के लिए क्या करना है, सुतुल्य, प्रतिसम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले सुतुल्य पर आते हैं। सुतुल्य के लिए क्या है, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो आप देखें कौन कौन से अवयव हैं इसमें, 5, 10, 20। 5 5 का भाजक है, 10 10 का भाजक है, 20 20 का भाजक है। इसका मतलब प्रत्येक अवयव अपने आप से संबंधित है, इसलिए सुतुल्य हो गया। धनात्मक संख्याएं हैं, यदि ए बी का भाजक है और बी ए का भाजक है तो ए बराबर बी हो जाएगा अपने आप। इसका मतलब ये प्रतिसम्मित भी हो गया। अभी क्रमित युग्मों के रूप में भी लिखेंगे, पर अभी एक बार वैसे ही डिस्कस करते हैं।
पहले तो डिस्कस कर रहे हैं अपन ये सुतुल्य होगा। सुतुल्य कैसे हो गया? सुतुल्य हो गया आपका क्योंकि प्रत्येक अवयव अपने आप का भाजक है, सारी धनात्मक संख्याएं 5, 10, 20। प्रतिसम्मित अभी देखा था थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा से देखते हैं। यदि ए बी का भाजक है और बी ए का भाजक है तो ए बराबर बी होगा जब संख्याएं धनात्मक हो, तो ये प्रतिसम्मित भी हो गया। फिर आप देखते हैं संक्रामक होने का, भाजक होने वाला संबंध संक्रामक भी होता है। ए बी का भाजक हो, बी सी का भाजक हो तो ए सी का भाजक होगा, तो संक्रामक भी हो गया। तो ये आंशिक क्रम संबंध तो हो गया। अब पूर्ण क्रम संबंध। पूर्ण क्रम संबंध में क्या है? किन्हीं भी दो अवयव ले लें, कोई भी दो अवयव ले लें, ए और बी, या तो ए बी से संबंधित होना चाहिए या बी ए से संबंधित होना चाहिए या ए बराबर बी होना चाहिए। 5, 10 को लेके देखते हैं, 5, 10 का भाजक है। 5, 20 को लेके देखते हैं, 5, 20 का भाजक है। 10, 20 को लेके देखते हैं, 10, 20 का भाजक है। यानी कि कोई भी दो अवयव किसी ना किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पूर्ण क्रम संबंध हो गया। अब आर को क्रमित युग्मों के रूप में लिखते हैं। आर को क्रमित युग्मों के रूप में लिखने पर आर बराबर क्या आएगा देखें। सबसे पहले आया 5, 5, 5 आएगा। 5, 5 का भाजक है। 5, 10 का भाजक है। 5, 20 का भाजक है। फिर आपने 10 लिया, 10, 10 का भाजक है। 10, 20 का भाजक है। फिर 20 से शुरू किया, 20, 20 का भाजक है। तो ये क्रमित युग्मों के रूप में लिखा। क्या चेक कर रहे हैं अपन? किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? पूर्ण क्रम संबंध का। पूर्ण क्रम संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है यदि वो आंशिक क्रम संबंध हो, आंशिक क्रम संबंध हो अर्थात सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो, संक्रामक हो, और ए के प्रत्येक दो अवयव किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हों, यानी कि पूरा समुच्चय काम आ रहा हो, इसलिए इसको पूर्ण क्रम संबंध कहते हैं। तो देखा आपने 5, 5, 10, 10, 20, 20 है, तो ये क्या हो गया? ये सुतुल्य संबंध हो गया। हर अवयव अपने आप से संबंधित है, सुतुल्य हो गया। अब प्रतिसम्मित, प्रतिसम्मित में क्या था? ए बी और बी ए हो तब ए बराबर बी होना चाहिए। अब यहाँ 5, 10 तो है, 10, 5 है क्या? नहीं है। 10, 5 नहीं है, इसलिए 5 बराबर 10 देखने की आवश्यकता नहीं है। फेल नहीं हो रहा कहीं भी। फेल कब होता? जब ए बी हो और बी ए हो और ए बराबर बी ना हो। अब 5, 10 तो है इसमें और 10, 5 नहीं है। अगर 10, 5 होता तो फेल हो जाता, क्योंकि 5 और 10 बराबर नहीं होते। तो यहाँ 5, 10 है, इसलिए प्रतिसम्मित होना फेल नहीं हो रहा। 5, 20, 5, 20 है, 20, 5 नहीं है, इसलिए प्रतिसम्मित होना फेल नहीं हो रहा। दोबारा से प्रतिसम्मित कब होता है? ए बी और बी ए दोनों हो और ए बराबर बी हो। अगर ए बी और बी ए हैं और ए बराबर बी नहीं है तो प्रतिसम्मित नहीं होगा। यहाँ 5, 10 दे रखा है, 10, 5 नहीं है, इसलिए 5 बराबर 10 देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी फेल नहीं हो रहा। 5, 20 है, 20, 5 नहीं है, इसलिए प्रतिसम्मित है। 10, 20 है, 20, 10 नहीं है, इसलिए प्रतिसम्मित है। अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे होते, दो क्रमित युग्म ऐसे होते कि ए बी और बी ए होता और ए बराबर बी नहीं होता, तब ये प्रतिसम्मित नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं फेल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये प्रतिसम्मित है। संक्रामक देखते हैं। 5, 10 है, 10, 20 है, तो 5, 20 भी है, यानी ए बी और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, ये कहीं फेल नहीं हो रहा। 5, 5 है, 5, 10 है, फिर 5, 10 होना चाहिए, तो 5, 10 दिखाई दे रहा है, यानी संक्रामक भी हो गया, प्रतिसम्मित भी हो गया, सुतुल्य भी हो गया, तो आंशिक क्रम संबंध हो गया। प्रत्येक दो अवयव के बीच में कोई ना कोई संबंध है। 5, 10 के बीच में है, 5, 20 के बीच में है, 10 बीच में है, और 5, 5, 10, 10, 20, 20 है। तो पूरा समुच्चय यूज हो रहा है, कोई भी अवयव खाली नहीं है, इसका कोई भी अवयव बचा हुआ नहीं रहा, इसका मतलब ये पूर्ण क्रम संबंध हो गया। तो दोबारा से 2 मिनट में सारा रिवाइज करते हैं। अपन पहले से कर रहे थे, अपन पढ़ रहे थे संबंध। पिछली क्लास में आपने पढ़ा संबंध की परिभाषा। संबंध की परिभाषा क्या थी?
ए और बी कोई दो समुच्चय हों तो ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी पे संबंध होता है। फिर आपने संबंधों की संख्या की बात करी, संबंधों की संख्या परिभाषा से ही निकाली। ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय एक संबंध होता है, तो ए में अगर एम अवयव हों, बी में एन अवयव हों, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या एम इंटू एन हो गई। और जिस समुच्चय में एम एन अवयव हों उसके उपसमुच्चय होते हैं 2 टू दी पावर एम एन, तो उसमें 2 टू दी पावर एम एन उपसमुच्चय हुए। इसका मतलब ए से बी में बनने वाले संबंधों की संख्या 2 टू दी पावर एम एन हो गई। उसमें एक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है रिक्त उपसमुच्चय, तो अरिक्त संबंधों की संख्या पूछेंगे तो क्या होगी 2 टू दी पावर एम एन माइनस 1 हो गई। फिर अपन ने संबंध के प्रांत और परसर बताए थे। यदि समुच्चय आर को इस तरह से क्रमित युग्मों के रूप में लिख लें तो सभी पहले अवयवों का समुच्चय संबंध का प्रांत और दूसरे अवयवों का समुच्चय संबंध का परसर कहलाता है। फिर आपने देखा प्रतिलोम संबंध, यदि आर ए से बी में संबंध है तो आर इनवर्स बी से ए में होता है। और आर इनवर्स में कौन से अवयव आएंगे, बी कॉमा ए टाइप के आएंगे। अगर आर में ए बी है तो आर इनवर्स में बी कॉमा ए अवयव आ जाता है, तो वो आर इनवर्स आ गया। आपने देख लिया था आर इनवर्स का प्रांत आर के परसर के बराबर है और आर इनवर्स का परसर आर के प्रांत के बराबर था। फिर उसमें अपन संबंधों के प्रकार देख रहे थे। एक आया रिक्त संबंध, आपने पढ़ा था परिभाषा में कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक उपसमुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, तो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय फाई भी होता है, तो फाई भी ए से बी में संबंध होता है। तो ये जो फाई संबंध है वो रिक्त संबंध कहलाता है। एक आपने पढ़ा सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध सबसे बड़ा संबंध, ए क्रॉस बी स्वयं भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी स्वयं भी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय और सबसे बड़ा उपसमुच्चय बराबर है खुद के, तो ए क्रॉस बी ए से बी में सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा ये तत्समक संबंध, अभी तक ये ए से बी में संबंध की बात हो रही थी, अब एक ही समुच्चय पे संबंध की बात हो गई। तो ए समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तत्समक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और सिर्फ स्वयं से संबंधित हो। उसके आपने एग्जाम्पल देखे, कैपिटल ए पर परिभाषित तत्समक संबंध को कैपिटल आई ए इस तरह से व्यक्त करते हैं, आई ए, ये समुच्चय ए पर परिभाषित तत्समक संबंध है। फिर आपने देखा सुतुल्य संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सुतुल्य संबंध कहलाता है यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। फिर आप आए सम्मित संबंध पर, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है यदि आर बराबर आर इनवर्स हो। और ऐसे भी कह सकते हैं यदि ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या था, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी होने पर ए रिलेटेड टू सी बी हो, यानी रिलेशन संक्रमित होता है, रिलेशन ट्रांसफर होता है। ए बी और बी सी होने पर ए सी बी होना चाहिए। उसके कुछ एग्जाम्पल देखे आपने और कुछ एक दो एग्जाम्पल में आपको कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे तो वो अपन दोबारा डिस्कस करेंगे, वो आप घर पे देखेंगे दोबारा से। फिर आपने देखा प्रतिसम्मित संबंध, प्रतिसम्मित संबंध क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए बी से और बी ए से संबंधित हो तब ए बराबर बी हो। इसके भी आपने एग्जाम्पल देखे। फिर आया आपके पास तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध क्या है, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर सुतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। इसके एग्जाम्पल कुछ अपने देखे हैं, फिर बाकी आप डिस्कस करेंगे। और फिर आपने देखा आंशिक क्रम संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि ये सुतुल्य हो, प्रतिसम्मित हो और संक्रामक हो। और फाइनली आपके पास आया पूर्ण क्रम संबंध, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर पूर्ण क्रम संबंध कहलाता है यदि यह आंशिक क्रम संबंध हो और समुच्चय के किन्हीं भी दो अवयवों के लिए, दो अवयवों ए और बी के लिए या तो ए बी से संबंधित हो या बी ए से संबंधित हो या ए बराबर बी हो। वैसे बहुत आसान टॉपिक है लेकिन शुरू में आसान लगता नहीं है। इसमें क्या है कि भाषा का अंतर है, तो भाषा का जो उसमें लिखा है वो आप देखेंगे केयरफुली। जैसे अपन ने भाई होने का संबंध देखा, आपको दे रखा था बच्चों का समुच्चय, और बच्चों के समुच्चय में लड़की और लड़कियां दोनों हैं। एक्स बाई का भाई है तो एकदम लगता है कि बाई भी एक्स का भाई होगा, लेकिन बाई की जगह लड़की रख दी तो वो भाई नहीं बहन है। तो इसमें टिपिकल नहीं है, बस जो परिभाषाएं आपको याद रखनी है
और जो पूछा है वो प्रॉपरली पढ़ना है, फिर देखना है।